गुड मॉर्निंग क्लास 11th। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1। आज हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है, इसकी जानकारी के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के साधन, पहला है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। भिन्न प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर अलग अलग कालों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हुए थे। आदिकाल में मानव के क्रमिक विकास की जानकारी भी जीवाश्म के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके आगे हम जीवाश्म के बारे में 4 लाइन लिखेंगे। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अत्यंत प्राचीन जीवों, मानवों एवं वनस्पति आदि के अवशेषों या उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, या फॉसिल इंग्लिश वर्ड है। आगे हम दूसरा देखेंगे, हथियार व औजार। विश्व के अनेक स्थलों की खुदाई से विभिन्न प्रकार के हथियार व औजार प्राप्त हुए हैं। ये हथियार व औजार छोटे बड़े, सुडौल, भद्दे, पॉलिश युक्त तथा बिना पॉलिश के पत्थरों के बने हुए होते हैं। इन हथियारों व औजारों में भाले, बर्छी, छेनी, चाकू, हथौड़े व हस्तकुलाड़े प्रमुख हैं। आगे हम लिखेंगे, कंकाल यानी कि अस्थियाँ। विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई में पशुओं तथा मनुष्य की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। अस्थियाँ ही जीव के शरीर का वह हिस्सा होता है जो सबसे अधिक समय तक विद्यमान रहता है। मानव शास्त्रियों तथा चिकित्सा वैज्ञानिकों ने इन अस्थियों का अध्ययन करके आदि मानव की शारीरिक बनावट, आयु, रहन सहन और उनकी जाति के कालावधि के संबंध में अनेक निष्कर्ष निकाले हैं। अगला पॉइंट है हमारा, चित्रकला के नमूने। ये हमें पूरा लिखना है। उसके बाद का पॉइंट है 5वां पॉइंट, अन्य कलात्मक अवशेष। पहला आंसर हमारा समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कार्बन 14 विधि क्या है, इतिहासकारों के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, विस्तार से समझाइए। हाँ, तो हम लिखेंगे कार्बन 14 विधि के बारे में। पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से जिन वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं, उन वस्तुओं की प्राचीनता अर्थात तिथि निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रयोग में लाते हैं। उत्खनन से प्राप्त ऐसे सिक्के अथवा अभिलेख जिन पर किसी शासक का नाम होता है, उनके साथ मिलने वाली अन्य वस्तुएं भी तिथि आमतौर पर निर्धारित की जा सकती हैं। यहाँ से हम पूरा लिखेंगे, यहाँ तक कार्बन 14 तिथि निर्धारित प्रणाली कार्बन डेटिंग कहा जाता है। यह दीर्घ उत्तरीय का दूसरा उत्तर हो गया है हमारा। तीसरा है प्रश्न, प्रागैतिहासिक मानव की विभिन्न प्रजातियों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न प्रजातियों का वर्णन हम करेंगे यहाँ से। प्रागैतिहासिक मानव की प्रजातियाँ, पहले हम प्रजाति समझेंगे। प्रजाति जीवों का ऐसा समूह है जिसके नर व मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे प्रजनन में समर्थ होते हैं। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये इसके ऊपर से यहाँ से लिखेंगे हम। इन प्रजातियों को वैज्ञानिक द्वारा भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। ये सभी नाम लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से लिए गए हैं। उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिण और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस अर्थात वानर से मिलकर बना है। इसी प्रकार होमो शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मानव है। प्रागैतिहासिक मानव की विभिन्न प्रजातियाँ निम्नलिखित है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हम लिखेंगे, यहाँ तक विकास हुआ है। और आगे लिखेंगे यहाँ से, लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जलवायु तथा वनस्पति संबंधित बड़े बड़े परिवर्तन हुए। ध्रुवीय हिमछादन से पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, जिससे भूमंडलीय तापमान में वर्षा में कमी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्र बढ़ गया। इन जलवायु परिवर्तनों के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पारंपरिक युग जो जंगलों में रहने के आदी थे, धीरे धीरे लुप्त होने लगे। इनके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का अस्तित्व प्रकाश में आया जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थे। इन प्रजातियों में होमो वंश के सबसे पुरातन प्रतिनिधि शामिल थे। आगे हम होमो के बारे में लिखेंगे। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ मानव है। होमो के अंतर स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। वैज्ञानिक ने होमो प्रजाति को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग नाम देकर वर्गीकृत किया है। पहला है होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ये हमें तीनों लिखना है। हमें पूरा यहाँ तक लिखना है, तक के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमें लिखना है, बस यहीं तक लिखना है। ये 1,95,000 लाख वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक के प्राप्त हुए हैं, यहीं तक लिखना है हमें D3 का। उसके आगे हमें यहाँ से लिखना है हाइडेलबर्गेसिस और निएंडरथलेसिस, ये पूरा लिखना है हमें। यहाँ तक, यहाँ D3 लिखा है यहाँ तक। उसके बाद क्रोमैग्नन, ये पूरे लिखना है 4 लाइन। इस प्रजाति के मानव के जीवाश्म फ्रांस के क्रोमैग्नन नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह होमो सेपियंस प्रजाति का मानव था। इस प्रजाति के लोग लंबे होते थे, इनका माथा बड़ा था तथा नाक पतली होती थी। यह मानव अच्छे औजारों के प्रयोग करता था तथा इसे चित्रकला में भी रुचि थी। इसकी पुष्टि गुफाओं में मिलने वाले चित्रों से होती है।
अगला प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती है। इसमें यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार और शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत दो अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। मानव और लंगूर तथा वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। व्यवहार के स्तर पर ये आपको यहाँ पे दिए। वानर यानी एप होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानता होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाए थे। चौपाया मतलब 4 पैर से चलते थे, अर्थात 4 पैरों के बल चलते थे। उनके शरीर का अग्र भाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी, जिससे वे हथियार बना व प्रयोग कर सकते थे। आगे हम देखेंगे शरीर रचना के स्तर पर। मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आग रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता से सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न हो थी, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। यहाँ से हम पूरा लिखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा शारीरिक स्तर पर समानताएं। दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। मादाओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती है। व्यवहारिक स्तर पर समानताएं। मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आगे मानव और वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर। मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफ़ी लंबा होता है। मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। मानव 2 पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों से चलता है। आगे हमारा प्रश्न है मानव सभ्यता की जानकारी देने में पुरातत्व विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसाय पर प्रकाश डालने के लिए प्राचीन टीलों व खंडरों के रूप में प्राचीन स्थलों की खुदाई को जिन विद्वानों ने एक विज्ञान का रूप प्रदान किया, उन्हें हम पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है। पुरातत्वविदों की ही देन है। यह आंसर पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। ये D5 लिखा है। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियाँ प्रदान की। उसके आगे से आपको यहाँ से लिखना है, इस प्रकार हम भारत में हड़प्पा सभ्यता और यहाँ तक निवास करता था। आगे ये हो गया आपका D5 आंसर। दीर्घ उत्तरीय का 5वां। दीर्घ उत्तरीय का 6ठा प्रश्न पढ़ेंगे हम। मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य व युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है? तो इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। उत्तर, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? आज भी इसकी खोज करनी जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी विवाद जारी है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु 2 मत उभर कर सामने आए हैं। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल ये लिखेंगे हम, निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल। उसके आगे हमारा प्रश्न है 7वां। ये 7वां प्रश्न है हमारा। नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्ट व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए? औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला? ये चित्र दिया हुआ है, जिसके आधार पर हमें समझना है।
उत्तर सकारात्मक प्रतिपुष्ट व्यवस्था। किसी बॉक्स विशेष की ओर इंकित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। किसी बॉक्स से दूर इंकित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। यहाँ से हम करेंगे उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्ट व्यवस्था आरेख में औजारों के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए गए हैं। मस्तिष्क के आकार और उनकी क्षमता में वृद्धि, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक भ्रमण करना, औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र होना, सीधे खड़े होकर चलना। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला है जिसके अनेक लाभ हुए। यह हम पूरा लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न है पूरा पाषाण काल के मानव जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हम ये पूरी विशेषताएं लिखेंगे। खान पान, ये मतलब दीर्घ उत्तरीय का 8वां, खान पान से लेकर ये संग्रहित कर खाते थे। इसके आगे शिकार के प्राचीनतम साक्ष्य दक्षिणी इंग्लैंड में बॉस्क्रोव से 5 लाख वर्ष पहले और जर्मनी से सोनिजन से 4 लाख वर्ष पहले का प्राप्त हुआ है। इसके आगे हम रहन सहन लिखेंगे। यहाँ से लेकर के जो हिंसक पशुओं को भगाने में सफल हुआ, तत्पश्चात वो गुफाओं में शरण लेने लगा। उसके बाद मानव के औजार हम लिखेंगे पूरे यहाँ तक, ये D8 लिखा है यहाँ तक। ये मानव के औजार हम लिखेंगे पूरा यहाँ तक। काल के औजार भद्दे व वेडोलो अवस्थित थे। उसके बाद हम वेशभूषा लिखेंगे पूरा, और फिर ये अग्नि का आविष्कार लिखेंगे D8। मृतक संस्कार, भाषा और कला का विकास, ये D8 यहाँ तक लिखा है यहाँ तक। उसके बाद इसमें से यहाँ से सामुदायिक जीवन पूरा लिख लेंगे बस। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नव पाषाण काल के मानव जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें हम सबसे पहले यहाँ से मध्य पाषाण काल के उपरांत नव पाषाण काल का प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह काल लगभग 8000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक रहा। इस काल में मानव ने अन्य कालों की अपेक्षा अधिक उन्नति की थी। तो पहला हम हथियार व औजार लिखेंगे इसका पूरा, यहाँ तक D9 लिखा है। फिर ये कृषि D9 यहाँ से लेकर के पसंद करने लगा यहाँ तक। आगे हम पशुपालन का लिखेंगे पूरा, खान पान का भी पूरा लिखना है, बस्तियों का विकास भी पूरा लिखना है D9। आगे हम लिखेंगे पशुपालन, ये भी पूरा लिखना है। अच्छा ये तो वही है। वस्त्र बुनना ये भी पूरा, और मिट्टी के बर्तन बनाना, चौक का आविष्कार, इतना ही कर लेंगे D9 में हम। हमारा अगला प्रश्न है पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। 10वां प्रश्न ये रहा उत्तर। पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल की तुलना, ये औजार, भोजन एवं वस्त्र, ये हम दोनों लिख लेंगे पूरा, और ये निवास स्थान, इस काल का मानव वृक्षों की शाखाओं तथा गुफाओं पर रहता था। इस काल में मानव ने घास फूस, मिट्टी व पत्थर आदि की सहायता से आवास बनाना शुरू कर दिया। ये पूरा हम यहाँ तक लिख लेंगे, नींव पड़ी तक। धन्यवाद। हमारे चैप्टर 1 के सभी प्रश्न तक खत्म हो गए हैं। अगली कक्षा में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे।